सबको प्रणाम। बच्चों, उपस्थित हूँ आपके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। हम लोगों ने कल रूल नंबर 4 पढ़ा एक्टिव और पैसिव वॉइस का, जो कहता है कि टेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कुल 12 में से 8 टेंसेस कन्वर्ट होते हैं। कौन से? तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस छोड़ दो, पास्ट का और फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस छोड़ दो, और फ्यूचर का कंटिन्यूअस छोड़ दो। इन 4 को छोड़ दो तो 12 में से बचे हुए 4 का पैसिव वॉइस बनता है। हमने उनका वर्ब स्ट्रक्चर और उनके 4 5 4 या 4 6 एग्जाम्पल ऐसे तकरीबन एग्जाम्पल्स भी लिए, 32 33 ऑन एन एवरेज 4 एग्जाम्पल सबके लिए। तो ऐसा करके हमने बहुत ही कंसेप्चुअली कल पढ़ा। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस के और जो रूल्स हैं वो पढ़ने हैं। सारे रूल्स हो जाएंगे तो प्रैक्टिस करने का फिर एक और अलग ही मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक वही चल रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 5 से। क्या है रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 बोलता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस फ्रॉम, मैं नीचे लिखता हूँ कैसे चेंज होते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस ऐसे लिखेंगे, नॉमिनेटिव टू एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव केस टू accusative case and या और accusative case to nominative case। और यहाँ मैं एक की बता दूं आपको, nominative case को, nominative case is also known as subjective case और accusative case is also known as objective case। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। देखते हैं नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है और एक्यूजेटिव केस कौन सा होता है। इसका प्रोनाउन का तो लिखते हैं आई। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोनाउंस, हम लोग ग्रीन कलर से लिखते हैं प्रोनाउंस। चलिए, आई, यू, ही, शी, दे, हु, वी, इट। हु, वी, इट। ठीक है, या एक काम करते हैं, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहे हो तो थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। कुछ इधर लिखते हैं, कुछ यहाँ लिख देंगे। आई, यू, ही, शी, ही और शी, 4 इधर ले लेते हैं। फिर दे, हु, वी, इट। दे, हु, वी, इट। चलो, अपने को जगह बचाने के घर तो ले जानी नहीं, अच्छे से ही लिख देते हैं। नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। अब इसका आई का नॉमिनेटिव आई है और आई का एक्यूजेटिव मी है। यू का नॉमिनेटिव यू है, लेकिन यू का एक्यूजेटिव भी यू ही है। ही का नॉमिनेटिव ही है, लेकिन इसका एक्यूजेटिव हिम है। ठीक है, शी का नॉमिनेटिव शी है, पर इसका एक्यूजेटिव
हर है। दे का नॉमिनेटिव दे है पर एक्यूजेटिव देम है। हु का नॉमिनेटिव हु है पर एक्यूजेटिव whom है। वी का नॉमिनेटिव वी है पर एक्यूजेटिव अस है। और इट का नॉमिनेटिव इट है लेकिन एक्यूजेटिव इट ही है, चेंज नहीं होता। तो किन दोनों का सेम है, मैं हैशटैग बनाता हूं उनके आगे जिनका सेम है। यू का यू ही है और इट का इट ही है, बाकी सबका चेंज हुआ है। जिन पे डबल राइट लगाया है उन सबके चेंज हो रहे हैं। देख रहे हो आप, ये क्या है बताइए ना मुझे। आई क्या है, प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। ही शी दे हु वी इट, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो इन प्रोनाउन के कितने केस होते हैं, तो प्रोनाउन के दो केस होते हैं। केस मतलब कोर्ट केस, नहीं नहीं। केस मतलब वो किसी चीज में रखते हैं कि यार इसको, इस ज्वेलरी को केस में रख दो, वो केस नहीं, वो वाला केस भी नहीं। केस मतलब फॉर्म, केस यानी फॉर्म। तो प्रोनाउन के दो केस होते हैं, यानी कि दो फॉर्म होते हैं। कौन से दो फॉर्म, नॉमिनेटिव फॉर्म और एक्यूजेटिव फॉर्म। नॉमिनेटिव फॉर्म को हम प्यार से सब्जेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं, इसका मतलब दूसरा नाम है, प्यार से यानी दूसरा नाम है। और एक्यूजेटिव का दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, नॉमिनेटिव का फिर से बोल दो, सब्जेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं और एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। ये पूरी लिस्ट है, 1 2 3 4। आपकी तो कॉपी में एक लाइन से ही बन जाएंगे आठों। 5 6 7 8, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा मैंने ऊपर क्या बनाया देखो आप, हाँ बड़ा मजेदार है। नॉमिनेटिव केस से एक्यूजेटिव केस में चेंज होता है, या अगर एक्यूजेटिव में है तो नॉमिनेटिव में चेंज होता है। मतलब दोनों में ही कन्वर्जन होता है। अगर सरल शब्दों में अगर लिखें तो एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस है तो वो पैसिव में वो प्रोनाउन एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस है तो जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। और अगर एक्टिव में एक्यूजेटिव केस ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, वाइस वर्सा। मतलब ये अगर आपने लिख लिया हो, मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, आप इसको उतार लो, और बहुत थोड़ा सा है, 10-12 सेकंड में हो जाएगा, तब तक सुन लो। अगर एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस है तो वो जब पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो एक्यूजेटिव हो जाएगा। और एक्टिव में अगर एक्यूजेटिव ऑलरेडी, तो उसको पैसिव जब करेंगे तब वो फिर नॉमिनेटिव बन जाएगा। यानी कि अगेन स्वैपिंग है, जो अभी है उससे बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, हु का होम, वी का अस, इट का इट। तो यू और इट को छोड़ के बाकी सब में चेंज हो रहा है। ये स्लाइड, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको एकदम क्लियरली याद हो गया है ना। मजा तो तब आएगा जब टीचर ये बता दे कि नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव इनका नाम क्यों पड़ा और इनको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव ही क्यों बोलते हैं। क्या है ये तो हर कोई बताता है, पूरा इंटरनेट भरा भरा पड़ा है ना नॉर्मल टीचर से क्या पढ़ाने वाले। लेकिन इसे नॉमिनेटिव केस ही क्यों बोलते हैं और एक्यूजेटिव केस ही क्यों बोलते हैं, ये पढ़ाओ तो जाने के यार टीचर हो, है कि नहीं। क्यों वाली पढ़ाई, आपका वाई स्ट्रॉन्ग करो बेटा, वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर चीज के पीछे यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द वाई बिहाइंड द कंसेप्ट। इसके बिना काम चल जाएगा, आप कन्वर्जन भी कर लोगे, मैं आपको रटा भी सकता हूँ, आप खुद भी रट लोगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन रटना तो गलत ही होगा ना यार, है ना। चल, तो मैं अभी चीरफाड़ करने वाला हूँ 5 मिनट बाद कि नॉमिनेटिव का नाम नॉमिनेटिव ही क्यों पड़ा और एक्यूजेटिव का नाम एक्यूजेटिव ही क्यों पड़ा। ये चीरफाड़ पूरे इंडिया में सिर्फ हम करेंगे, गारंटी के साथ। ठीक, मजा आया उसका। चलो अभी कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब एक चीज मैं लिख दूं पहले, अगर मैं यूं कहूं कि एक्टिव से, ये सरल इंग्लिश हिंदी मिक्सचर में लिख रहा हूं ताकि अपनी कंसेप्ट क्लियर रहे। एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन, है ना। और मैं लिखूं नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस, और उन दोनों के बीच में अगर मैं जो एरो है वो ये वाला बना दूं,
तो क्या आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलो इस एरो को समझा देता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल का सेंटेंस लेता हूँ। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया था। ही कॉल्ड मी, ये एक्टिव वॉइस है। चलो जिसका पैसिव बनाओ तो पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा जरा देख लें। ही का नॉमिनेटिव ही है और इसका एक्यूजेटिव हिम है, और आई का नॉमिनेटिव आई है और इसका एक्यूजेटिव मी है। अब अपना एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जरा देखना। ही कॉल्ड मी में ही कौन सा केस है? नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव। चलो कौन सा है? ही नॉमिनेटिव है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। और मी कौन सा केस है? मी, मी ये रहा, मी ये रहा। मी तो एक्यूजेटिव केस है, तो मी इसमें एक्यूजेटिव है। मतलब एक्टिव वॉइस में दो प्रोनाउन है, देख रहे हो आप? इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो प्रोनाउन है, ही और मी, जिसमें एक नॉमिनेटिव है और एक एक्यूजेटिव है। तो क्या करना इसका पैसिव बनाते समय? चलो इसका पैसिव बनाते हैं। इसका पैसिव कैसे बनेगा? आए, देख लो मी एक्यूजेटिव था, तो पैसिव में इसका आई हो जाएगा। पैसिव करेंगे तो ये नॉमिनेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आए। फिर ये कॉल्ड है तो वॉज आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। आई वॉज कॉल्ड बाय, और ही इधर आ रहा है अब, तो बाय हिम। आई वॉज कॉल्ड बाय हिम। तो इसका मतलब ये जो हमने साइन लगाया था, कितना लॉजिकल साइन लगाया था, सही है। ये साइन इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनेटिव एक्टिव वॉइस में हो तो वो एक्यूजेटिव बन जाएगा पैसिव में, और सिमिलरली अगर एक्यूजेटिव केस हो एक्टिव में तो पैसिव में वो नॉमिनेटिव बन जाएगा। मतलब दिमाग में जरा भी गलत फहमी नहीं हो कि एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव होता है और पैसिव वॉइस में एक्यूजेटिव होता है, गलत। एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव भी हो सकता है और एक्यूजेटिव भी हो सकता है। तो अगर नॉमिनेटिव हो तो चेंज करके एक्यूजेटिव कर देना, और एक्यूजेटिव हो तो पैसिव करते समय उसको नॉमिनेटिव कर देना। दोनों ही दृष्टिकोणों को साथ में लेके चलना, इसलिए हम लोगों ने ये वाला एरो लगाया। आया समझ बच्चों को? है तगड़ी कंसेप्ट, है ना? अब कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि किसका क्या करना है। बहुत अच्छा। चलो भाई, सर आप कह रहे थे कि आप बताओगे कि इनको ऐसा क्यों बोलते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कोने में वापस लिखता हूँ मैं। ही आए, पूरी लिस्ट एक सेकंड के लिए फिर से बनाते। ही आए, शी, यू, इट, दे, हु। 1 2 3 4 5 6 7, क्या बच गया? वी। चलो ये हो गए हमारे सारे नॉमिनेटिव। और एक्यूजेटिव में इसके क्या बन रहे हैं? शी का हर, यू का यू ही है, इट का इट ही है, दे का देम ही है, हु का हुम है, और वी का अस है। देखना जरा, अब यहाँ मैं लिखता हूँ नॉमिनेटिव, या इसको मैं सब्जेक्टिव केस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकता हूँ। हाँ, पहले चेक कर लेते हैं इनका नाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्यों है, फिर इनका नाम नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव क्यों है ये भी प्रूव कर देंगे। अभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलो मैं सेंटेंस बनाता हूँ एक्टिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाता हूँ 4, अपन प्रूव करेंगे। दे डिफ्रॉडेड, यानी कि फ्रॉड किया। डिफ्रॉड यानी फ्रॉड करना, फ्रॉड इज अ नाउन, और डिफ्रॉड मीन्स फ्रॉड करना, इट्स अ वर्ब। तो दे डिफ्रॉडेड हर, उन्होंने उसके साथ धोखा किया। शी सूड देम, इंग्लिश वर्ड है SUE, सू। इसको स्यू ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको सू ऐसे लिखते हैं। ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक। तो अगर आप कंपनी लॉ पढ़ते हो तो उसमें वर्ड आता है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, ठीक। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, ना कि स्यू, स और आधा यू, गलत, सू। तो आई विल सू यू। तो आप बोलोगे यू विल सू मी, मैं तेरे को पानी नहीं पिलाऊंगा, तो हाउ विल यू सू मी? दैट्स नॉट, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सू, है ना। दैट वाज टुडेज पीजे, है ना, डोंट गेट एंग्री ऑन मी। खैर, मजाक की बात है बच्चों। तो शी सूड देम, दूसरा सेंटेंस। अभी प्रूव हो जाएगा, देखो कितना आसान है। तीसरा,
हु वार्नड मी, किसने मुझे वार्निंग दी थी। हु वार्नड मी, WARNED, हु वार्नड मी। चौथा, ही लाइक्स हर, ठीक है। पांचवा, शी हेट्स हिम, ठीक है। अब फटाफट से ग्रीन कलर के मार्कर से अपन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। इस केस में ये दे सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। शी सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, सूड वर्ब है। हु सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लिख लिया ये बराबर, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म है। अपन ने सभी सेकंड और फर्स्ट वाले लिए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के लिए सिंपल सेंटेंस लिए। चलो, अब ये सारे एक्टिव वॉइस में, ये भी ध्यान दे दो। ये मैंने जितने सेंटेंस बनाए ये सारे किस में बनाए, अभी एक्टिव में। इसका पैसिव तो अभी करेंगे ही नहीं अपन। अभी तो यही प्रूव करते हैं कि ये जो प्रोनाउन के फॉर्म है, इनको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में अपन सिद्ध तो कर लें। तो देखो जरा, ये ही नाम का प्रोनाउन है, ये यहाँ पे हमने यूज किया है ना। और इसी ही नाम के प्रोनाउन को हमने, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है हिम, वो भी कहीं पे यूज किया है। कहाँ पे, ये यहाँ पे। ओ, तो देखना, जहां हिम है, क्या वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हाँ। और जहां हिम है वो ऑब्जेक्ट है। और जहां ही है, ये ही, देखना जरा, ये कहाँ है, यहाँ पे। ये ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इससे सिद्ध होता है कि ही, आई, शी, यू, इट, दे, हु, वी, ये अगर इस फॉर्म में यूज किए जाएं, जिस फॉर्म में ये लिखे हुए हैं, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। और हिम, ये अभी तक देखो, हिम, मी, हर, यू, इट, देम, हुम, अस, ये वाले अगर प्रोनाउन अगर इस फॉर्म में, हिम, मी, हर के फॉर्म में यूज किए जाएं, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकते हैं। एक सेंटेंस बोल के बताता हूं मैं। हिम कॉल्ड मी, आपको गलत लग रहा है ना। सर, ही का हिम होता है एक फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हिम नहीं आएगा, यहाँ ही आएगा। क्यों? क्योंकि ही कॉल्ड मी में ही सब्जेक्ट है, और ही और हिम में सब्जेक्टिव केस तो ही होता है। तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। ही का ही हिम एक फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन ही यानी वह और हिम यानी उसको। तो उसको कॉल्ड मी थोड़ी होगा, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, ना कि उसको मुझे बुलाया, है ना। इसका मतलब प्रोनाउन के दो केस होते हैं। अब सारे देख लो, आप जहां जहां सब्जेक्ट है वो देख लो। ये दे सब्जेक्ट है तो देख लो दे सब्जेक्ट है। ये शी सब्जेक्ट है तो देख लो शी सब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट है तो ये देख लो ये हु सब्जेक्टिव फॉर्म है। ही का तो हम कर ही चुके हैं, शी सब्जेक्टिव फॉर्म है। इट और यू का सेम है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। अब आप देखो, ये हर इधर ऑब्जेक्ट है तो देख लो हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये देम ऑब्जेक्ट है तो ये देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये हर अगेन ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये मी देखो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सिद्ध हो क्या? आया? बहुत अच्छा। आई लव यू, इसका पैसिव क्या बनेगा, यू आर लव्ड बाय मी। तो देख लो यू का यू ही रहा, आई लव यू, तो यू वही है। और फिर इसका जब हमने चेंज किया पैसिव में, यू आर लव्ड बाय मी, तो यू ही रहा। इसका मतलब यू में कोई चेंज नहीं आता है। आया बच्चों? बोलो तो हाँ। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्यों है, ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के फॉर्म में ऐसे यूज होता है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऐसे यूज होता है, इसलिए इनका नाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है। पर सर आपने ये नहीं बताया कि इन्हीं दोनों का नाम नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस है। उसकी चीरफाड़ करना अभी बाकी है। तो सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। ये नाम कैसे पड़ा? तो इसका इसका आप सीधे सीधे लॉजिक लगा लो, सीधे सीधे लॉजिक लगा लो। नॉमिनेटिव केस का रूट वर्ड है नॉम, जिसका अर्थ है नाम। ठीक, इसी से शब्द बनते हैं नॉमिनेट, नॉमिनी हमारा रूट वर्ड हो गया आज का। बात बात में नॉमिनी, नॉमिनल,
नॉमेनक्लेचर, जब नाम रखते हैं कोई एलिमेंट मिलता है साइंटिस्ट को, उसका नाम रखना हो तो नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमिनल यानी नाम मात्र का, जरा सा नॉमिनल पार्टनर, जो नाम मात्र का पार्टनर है, करता कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं ले जाता, न लाता है न ले जाता है, सिर्फ अपना नाम लेंड कर देता है कि भाई मेरा नाम यूज कर लो, नॉमिनल। नॉमिनी, जिसका नाम दिया गया हो, एंड द नॉमिनीज आर, अवार्ड फंक्शंस में आपने सुना होगा, या कोई मरने वाला नॉमिनी बना के जाता है, या कोई फॉर्म भरते हैं हम बैंक का, तो नॉमिनी, नाम देना कि मेरी जगह इसको दे देना, नॉमिनेट करना, उसकी वर्ब फॉर्म क्या बनेगी, नॉमिनेट। इन सब में रूट वर्ड क्या है, नॉम, और नॉम का क्या अर्थ होता है, नॉम का अर्थ होता है नाम। तो नॉमिनेटिव केस हमको नाम ही तो बताता है कि किसने किया, ही प्लेड क्रिकेट, किसने क्रिकेट खेला, नाम बताओ, ही ने खेला, है ना। और बोलो शी प्लेड क्रिकेट, तो देखो वापस याद कर लो, ही, शी, इट, यू, दे, वी, हु, आई, ये सब नाम ही तो बता रहे हैं, ये नॉमिनेटिव केस अथवा सब्जेक्टिव केस एक ही बात है, ये नाम ही तो बता रहे हैं। नाम बताओ भाई किसने खेला, शी प्लेड क्रिकेट, नाम बताओ भाई किसने मारा, ही किल्ड मी, या ही बीट मी, नाम बताओ भाई कौन गिरा था, यू फेल डाउन, नाम बताओ, दे वर प्लेइंग, नाम बताओ, वी वर आस्किंग। तो नाम मतलब उस बताओ तो सही किसने किया, डूअर तो बताओ, इसका कर्ता कौन है, और कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नाम ही तो पता लग रहा है। नाम मतलब राहुल, गौरव, ये नाम नहीं, एटलीस्ट नाम यानी उसको इंगित तो करो, उसको हमको इशारा करके बताओ तो सही, उसके बारे में कुछ तो बताओ कि कौन, यू की मी की ही की शी की इट की दे, कौन। तो ये यू ही शी इट दे वी हु, ये एक तरीके से नाम ही तो एटलीस्ट सब्जेक्ट ही तो बता रहा है, करने वाले के बारे में ही तो बात बता रहा है, चूंकि नाम बता रहा है, एक तरीके से नाम बता रहा है, इसलिए इसका नाम है नॉमिनेटिव केस। ठीक। अच्छा, एक्यूजेशन की लैंग्वेज क्या होती है, इसके द्वारा मर्डर हुआ है, इसके द्वारा ये काम किया है। एक्यूजेशन की लैंग्वेज में काम किसके द्वारा किया गया है, उसका एक्यूजेशन लगाया जाता है। आरोप, अब यहाँ आरोप मतलब वो कोई इलीगल या क्राइम करने का आरोप नहीं, किसी के ऊपर उस बात का आरोप लगाना कि तूने किया है। जैसे कि मुझ पे आप आरोप लगा रहे हो कि सर आपने पढ़ाया है, तो ये आरोप मतलब क्राइम वाला आरोप नहीं है, ये शो करना कि किसके द्वारा किया गया है, क्योंकि एक्यूजेटिव का अर्थ ही होता है किसके द्वारा किया गया है ये बताना। ठीक। तो जब किसके द्वारा किया गया है ये बताते हैं तो ही का हिम हो जाता है। देख लो, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, किसके द्वारा खेला गया था, उसके द्वारा, बाय हर, बाय इट, बाय यू, बाय देम, बाय अस, बाय होम, किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा। तो ये बाय के बाद ही आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म जनरली, और एक्यूजेशन यानी कि एक तरीके से किसने किया ये बताता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एक्यूजेशन, कि उसके द्वारा हुआ है ये, उसने किया है, तो एक्यूजेटिव लैंग्वेज है थोड़ी सी, उसके द्वारा किया गया। ये सीधे सीधे नाम नहीं बता रहा है, ये एक्यूजेटिव फॉर्म में नाम बता रहा है ना। राहुल प्लेड या ही प्लेड क्रिकेट, इसमें भी वो कह रहा है कि उसने क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, इसमें भी वो उसने खेला यही कह रहा है, लेकिन उसने खेला की जगह उसके द्वारा खेला गया है, लैंग्वेज थोड़ी सी एक्यूजेटिव हो गई। इसलिए हम ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला हिम हर इट यू देम अस होम मी वाला, इस फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं, एक्यूजेटिव, क्योंकि इसमें लैंग्वेज एक्यूजेटिव होती जाएगी। ठीक। तो सब्जेक्टिव फॉर्म बोलो या नॉमिनेटिव फॉर्म बोलो एक ही बात है, ऑब्जेक्टिव केस बोलो या एक्यूजेटिव केस या एक्यूजेटिव फॉर्म बोलो एक ही बात है। प्रोनाउन का रूल खत्म हुआ। इसके हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस, झटपट फटाफट। चलो। हाँ, आई ईट मैंगोज, अलग अलग टेंस के बनाते हैं। दे कोऑपरेटेड हिम, क्या सेंटेंस दूसरा बनाते हैं, दे डिस्ट्रैक्टेड हिम, ज़्यादा बढ़िया बनेगा, डिस्ट्रैक्टेड हिम। तीसरा, आई का दे का सबका बनाएंगे, यू लव्ड
पास्ता, चौथा इट अनॉयड मी, वो चीज़ मुझे अनॉय करती थी, इट अनॉयड मी, पांचवा शी फोर्स्ड, FORCED, फोर्स्ड राम, छठा ही लेफ्ट इंडिया, उसने इंडिया छोड़ दिया था, वी सेलिब्रेट राखी, अभी राखी का त्योहार गया, वी सेलिब्रेट राखी, और लास्ट है हु किल्ड रावण। चलो, ग्रीन कलर के पेन से हमने लिखा है आज एक्टिव, और इसका पैसिव हम यहाँ लिखेंगे रेड कलर से हर एक का। अब देखना आप, आई ईट मैंगोज, मैंगोज आर ईटन बाय मी, ये आई का नॉमिनेटिव फॉर्म है और ये आई का एक्यूजेटिव फॉर्म है। तो एक्टिव में अगर नॉमिनेटिव हो तो पैसिव में एक्यूजेटिव हो जाता है। अब अगला, दे डिस्ट्रैक्टेड हिम, इसमें मल्टीपल लिए, मैंने दो लिए हैं। ये हिम जो है ऑब्जेक्ट, ये बिकम सब्जेक्ट, तो हिम का ही हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। लो, पहला रूल, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो ये करा। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दोनों प्रोनाउन है, तो इसका नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव बन जाएगा और इसका एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव बन जाएगा। तो हिम का हिम नहीं होगा, हिम का ही होगा और दे का देम होगा, तो वो रूल भी लग गया। अच्छा, बाय भी लगता है तो बाय वाला भी हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो ये डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाएगा। सारे रूल लग रहे हैं। अच्छा, टेंस कौन सा है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कन्वर्जन क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो वॉज वर्ब आएगा, तो ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय देम। अब देखो, पुराने चारों रूल लगाए, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट भी लगाया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला रूल भी लगाया है, बाय का एडिशन भी किया है, और टेंस के हिसाब से हमने इसमें वॉज या वर्ब कौन सा लगाना था, वॉज लगाया है। ठीक, और नाउन वाला जो प्रोनाउन चेंज करते हैं वो वाला रूल भी लगाया, दे का देम हो गया है और ऊपर हिम था एक्टिव में, उसका ही हो गया है। बताओ, इस एक सेंटेंस में जो सेकंड वाला है हमारा, इसमें अभी तक के पांचों रूल लगे कि नहीं लगे, पर कितना इजीली हो जाता है, हमको रूल लगा लगा के थोड़ी करना पड़ता है। प्रैक्टिस हो जाए और एक बार रूल दिमाग में बैठ जाए लॉजिकली, तो बहुत इजी गोइंग होता है ना, फ्लो बनता है, फ्री फ्लोइंगली अपने आप होता है, कम्स फ्रॉम विद इन। बहुत अच्छा। यू लव्ड पास्ता, अगेन पास्ता वॉज लव्ड बाय यू। या तो पास्ता प्रॉपर नाउन है, इसका तो चेंज होगा नहीं, ये प्रोनाउन है यू, पर यू का तो एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव यू ही रहता है। इट अनॉयड मी, अब मी का आई हो जाएगा, आई वॉज अनॉयड बाय इट, इट का इट ही होता है। लो, ये इट का सेंटेंस हो गया, तो ये आई का भी हुआ, दे का भी हुआ, यू का भी हुआ, इट का भी हुआ। फिर शी का लेते हैं, शी फोर्स्ड हिम, इसका बनेगा हिम का ही हो जाएगा, ही वॉज फोर्स्ड बाय, शी का हर, करना आ गया अब अच्छे से, आई एम वेरी श्योर, है ना, दिस इज द बेस्ट एंड द लास्ट वे टू लर्न दिस थिंग। ये आ गई तो फिर दुनिया में कोई कंसेप्ट ही नहीं बिगाड़ सकता। ही लेफ्ट इंडिया, इंडिया वॉज लेफ्ट बाय हिम, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन बोलने में मजा नहीं आएगा, है ना, इंडिया वॉज लेफ्ट बाय हिम, ही लेफ्ट इंडिया। वी सेलिब्रेट राखी, तो राखी इज सेलिब्रेटेड बाय अस, विकास हो गया, देख लो कन्वर्जन। फिर हु किल्ड रावण, तो बनेगा रावण वॉज किल्ड बाय होम, हु का होम हो जाएगा। ठीक, आप लोगों में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने रावण की स्पेलिंग ऐसे क्यों नहीं लिखी, RAVANA, रावणा, इंग्लिश में तो रावणा ही लिखते हैं, रामा, रावणा, कृष्णा, तो मैं आई स्टिल अमेज कि ऐसा इंग्लिश में क्यों करते हैं, एंड देर इज एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट एज टू दिस, है ना। वी कैन सिंपली कॉल आवर लॉर्ड राम एज राम एंड कृष्ण एज कृष्ण,
देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, स्पेलिंग पूरी करने के लिए यही लगा रहे हो, ठीक है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन तो कृष्ण कृष्ण ही रहेगा। इट्स नॉट कृष्णा, इट्स कृष्ण, इट्स राम ना कि रामा, है ना। इट्स रावण, तो इट शुड बी लाइक दिस, रावण, राइट। इट्स ओके, इफ द स्पेलिंग इज दिस, आई एग्री कि स्पेलिंग यही बनेगी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन तो बुद्धि होगा ना। बुद्धा अटेन्ड नॉलेज अंडर द नॉलेज ट्री इन बोध गया। बट दैट्स हाउ रबिश कि कोई आपके यहाँ के भगवानों को रामा और कृष्णा और बुद्धा बोले। एंड व्हाट इफ somebody calls instead of Buddha, if he calls or she calls Buddha, है ना, that's annoying. Like what we do to others, they call their country Russia and we call them Rus. They call their country China and we call them Chin. They call their country Portugal and we call them Portugal. They call the Great Britain and we call them Britannia. Now this is how it goes. But why are we allowing others? And even if they do it, we shouldn't do it. We Indians should always pronounce the way the name is. It's a proper name. So Rama went to a 14 years exile on the instance of his stepmom Kekai. Absolutely wrong. The pronunciation should be Ram went into exile for 14 years on the instance of his stepmother Kekai. Krishna. Okay, guys. So it's Ravan, Ravan. Fine. Take your language teachers are always like this. Guys, let's move ahead. Uh, आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा। एक और रूल पढ़ लेते हैं समय निकाल के थोड़ा सा। चलो भाई, अगला रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 अप्लाई करता है व्हेन देयर आर two objects in a sentence in active voice। तो फिर कैसे ये रूल बनेगा ये देखते हैं। अच्छा, इसकी दो सिचुएशन बन सकती है। पहली बात तो ये देखो कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब मुझे बता दो आप कितना इंपॉर्टेंट था वो पढ़ना जो हमने शुरू में बेसिक्स पढ़े, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जिसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। है ना, याद आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट। वो नहीं पढ़ा होता तो आज अपने को ये कंसेप्ट बहुत कठिन लगती। अब आप देखना, ये जो दो हैं इनके बीच में और है, मतलब दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये दोनों मिला के ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। किसी सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में से कोई एक, तो कुल 2 ऑब्जेक्ट हो गए। या तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो जब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है तब के तो हम बना ही चुके हैं सारे रूल। ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ये वाले सेंटेंस तो बना ही चुके हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, वो तो हम कर ही चुके हैं। पर कभी दो ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे? दो ऑब्जेक्ट अगर होंगे तो वो कैसे होंगे? तो वो ऐसे होंगे कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा और दूसरा या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। ये समझ आया? तो दिस विल बी ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड इन दोनों में से देयर विल बी ऑब्जेक्ट नंबर 2। बड़े बड़े अक्षरों में एकदम क्लियर। सेंटेंस कैसे बनेगा सर ये बताइए? बताता हूँ। ही ब्रॉट मी अ केक। ठीक, अब इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं? ही तो सब्जेक्ट है, ब्रॉट वर्ब है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब मी क्या है? याद करो, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख लो, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है?
मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही है, ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपल्सरीली, और इन दोनों में से इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में से इनडायरेक्ट है। ठीक। अच्छा, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो कैसे बनेगा? अगर इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं तो ये ऐसे बनेगा, ही ब्रॉट अ केक फॉर मी, फॉर मी। अच्छा, मैंने कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस ये इंटरचेंजेबल ग्रामर है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस बोलने के दो अंदाज अलग अलग होते हैं, है ना। बस फॉर नाम का प्रीपोजिशन लगा के और जो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए किया जा रहा है उसको लास्ट में कर दो तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बन जाता है, और वर्ब के तुरंत बाद उसका नाम लिख दो बिना किसी प्रीपोजिशन के तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमने ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस भी की थी और हमने इसकी वर्कशीट भी सॉल्व की, याद करो। ही कुक्ड मी फूड, है ना, और ही कुक्ड फूड फॉर मी, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है, बस स्ट्रक्चर अलग है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है इस सेंटेंस में, जबकि इसमें इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। दोनों का मीनिंग एक ही है, हिंदी मीनिंग, भावार्थ में कोई अंतर नहीं है, भावार्थ सेम है। ठीक है। अब सेंटेंस कभी आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, वो एक्टिव में, इसका पैसिव करो, और कभी कभी इस फॉर्म में दे देंगे कि एक्टिव है इसका पैसिव करो। तो इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए। और इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देखो, ये जो सेकंड सेंटेंस है, ही ब्रॉट अ केक फॉर मी, इसमें देखो ही ब्रॉट, ही सब्जेक्ट है, ब्रॉट वर्ब है, अ केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या लाया, केक लाया, किसके लिए लाया, फॉर मी, तो फॉर मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इस सेंटेंस में, ये वाले सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो कि हो गई होगा, और दूसरा इनडायरेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में से कोई सा एक होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। सही तो बोला था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गई हो, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो डायरेक्ट तो हो गई होगा, और इनडायरेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में से कोई सा एक होगा। ठीक। तो ये रूल नंबर 6 तब अप्लाई करता है जब आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, जिसमें से एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में से कोई सा एक होगा। ठीक। पर उनका कन्वर्जन कैसे होगा इस पे बात करते हैं, आओ सेंटेंस बनाते हैं। शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, ये एक्टिव वॉइस। दूसरा, दे गेव हिम अ चॉकलेट, ये एक्टिव वॉइस। तीसरा, राम डिलीवर्ड हर अ बुक, ये अगेन एक्टिव वॉइस। चौथा, पुष्पा explained him the phenomenon, ये भी एक्टिव वॉइस। ब्लू वाले सारे एक्टिव वॉइस, ऑरेंज वाले सारे पैसिव वॉइस करेंगे अभी हम। चलो, शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, पहले तो ये तय कर लो कि ये चारों सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। एक्टिव वॉइस वाला जो पार्ट है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, शी टोल्ड मी अ सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ चॉकलेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द फिनोमिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको सुनाया या दिया या डिलीवर किया या एक्सप्लेन किया, तो मी यानी मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये चारों सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव कन्वर्जन कैसे होगा, इसका पैसिव कन्वर्जन देखना। वर्ब कहाँ है, ये वर्ब है, टोल्ड, गेव, डिलीवर्ड, एक्सप्लेन, ये चारों वर्ब है। वर्ब के तुरंत बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बोलो, वर्ब के तुरंत बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, एक मी जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक अ सीक्रेट जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से वर्ब के जस्ट पास में कौन सा है? तो देखो यहाँ पर वर्ब के जस्ट पास में मी है, गिव के बाद हिम है, डिलीवर्ड के बाद हर है, एक्सप्लेन के बाद हिम है। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत पास में होता है। तो रूल ये है कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा? अ सीक्रेट सब्जेक्ट बनेगा कि मी सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में? तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के सबसे पास में है ये प्लेस शफल करेगा सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट वाले रूल में। तो देखो क्या बनेगा, मी का क्या, अब प्रोनाउन वाला रूल, मी का, मी अगर एक्यूजेटिव है एक्टिव में तो ये पैसिव में नॉमिनेटिव बन जाएगा, मी का नॉमिनेटिव आए तो ये बनेगा आए। फिर टोल्ड, तो टोल्ड तो पास्ट इंडेफिनिट है मतलब वॉज वर्ब, तो आई वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल टोल्ड टोल्ड, आई वॉज टोल्ड क्या, अ सीक्रेट बाय, बाय आएगा और शी का हर हो जाएगा, प्रोनाउन वाला रूल, आई वॉज टोल्ड अ सीक्रेट बाय हर। एक चीज हमेशा याद रख लेना, बाय और सब्जेक्ट ये सबसे लास्ट में ही जाएगा, तो आई वॉज टोल्ड अ सीक्रेट बाय हर। ऐसा कैसे ही नीचे बनेगा ये पैसिव, ऐसे कैसे ही नीचे बनेगा? अच्छा अब देखना, हाँ हिम है ना, हिम का हो जाएगा ही, गिव का बनेगा वॉज, ही वॉज गिवन, गिव का गिवन, ही वॉज गिवन अ चॉकलेट बाय देम, ये हो गया पैसिव। हमने सारी पास्ट इंडेफिनिट के लिए लिए, कोई बात नहीं। राम डिलीवर्ड हर अ बुक, तो अ बुक अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा गलत। पूछो क्यों? क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद हर है इसलिए ये हर से शुरू होगा और हर का हो जाएगा शी, तो शी वॉज डिलीवर्ड, फिर आएगा अ बुक, फिर बाय और किसके द्वारा, राम, तो राम सबसे लास्ट में आएंगे, बाय राम। इसलिए नहीं क्योंकि राम को लास्ट में लेना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट लास्ट में ही आता है इसलिए। चलो अब बताओ ये कहाँ से शुरू होगा? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो ये भी है और ऑब्जेक्ट तो ये भी है, पर वर्ब के सबसे नज़दीक ये है तो यहाँ से शुरू होगा। तो हिम का हो जाएगा ही एक्सप्लेन्ड पास्ट टेंस है इसलिए वॉर, ही वॉज एक्सप्लेन्ड, फिर द फिनोमिना, ही वॉज एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना बाय पुष्पा, परफेक्ट, ही वॉज एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना बाय पुष्पा। ये हो गए हमारे चार एग्जाम्पल, कौन से सेंटेंस के जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, और वो भी कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो वाले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले। अब आप मनी मन बहुत देर से ये सोचे जा रहे हो कि सर इसका ऐसा भी तो बन सकता था कि अ सीक्रेट वाज टोल्ड टू मी बाय हर। अरे हाँ बन सकता है भैया, तो सर आपने फिर ऐसा क्यों बनाया? तो चूंकि इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मेट में लिखा था इसलिए ऐसा बनाया। अब इसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस वाले को पढ़ना, शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, इसका मैं अगर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वाला तरीके से बनाऊंगा तो क्या बनेगा एक्टिव वॉइस में, शी टोल्ड मी अ सीक्रेट। इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या कि शी टोल्ड अ सीक्रेट टू मी? हाँ हाँ सर हाँ ऐसा भी बन सकता है, तो शी टोल्ड अ सीक्रेट टू मी। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो अ सीक्रेट वॉज टोल्ड टू मी बाय हर। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? देखो क्लियर करता हूँ और अच्छे से, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, काम करते हैं इसको रब करते हैं। मैंने आपको बहुत सही कंसेप्ट दी है, याद रखना बेटा हमेशा जीवन में कहीं नहीं मिलेगी ये, जो वर्ब के जस्ट बाद है ऑब्जेक्ट वो आगे आती है पैसिव करते समय। अब अपन वर्ब के जस्ट बाद दूसरे को लेते हैं, कलर चेंज करता हूँ, ये जो एक्टिव वॉइस है अपन ग्रीन से बनाएंगे, देखना हो एक्टिव वॉइस का फॉर्म देखना, शी टोल्ड अ सीक्रेट टू मी, एक्टिव वॉइस, दे गेव अ चॉकलेट टू हिम,
एक्टिव वॉइस, राम डिलीवर्ड अ बुक टू हर, और लास्ट पुष्पा explained the phenomenon to him। अब ये जो एक्टिव वॉइस वाले 4 सेंटेंस मैंने बनाए ना हरे रंग से, इनको पढ़ो और इनका मीनिंग निकालो। शी टोल्ड अ सीक्रेट टू मी, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया। और इसी का जो एक और फॉर्म है ब्लू कलर से, शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया। क्या इनके हिंदी मीनिंग में कोई अंतर आया? नहीं ना, लेकिन इनके फॉर्मेट अलग अलग है कि नहीं। अब देखो इस सेंटेंस में शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, इसमें 2 ऑब्जेक्ट थे ना, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। अब ये वाला देखो, शी टोल्ड अ सीक्रेट टू मी, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है कि नहीं। शी सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, अ सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू मी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि टू नाम का प्रीपोजिशन लग गया, टू नाम का प्रीपोजिशन लग गया, टू नाम का प्रीपोजिशन लग गया, टू नाम का प्रीपोजिशन लग गया। मैंने चारों के रिस्पेक्ट में बोला है, 1 2 3 4 बार, है ना। तो टू के जस्ट बाद जो है हिम, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये हर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये फिर से चौथे सेंटेंस का हिम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये पहले सेंटेंस का मी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो अब बताओ ये जो हरा वाला सेंटेंस है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट हैं। कौन से? एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो हम कौन से रूल पढ़ रहे हैं पैसिव कन्वर्जन का? वो वाले कन्वर्जन जिसमें एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट हों, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और मैंने क्या मजा किया आपके साथ कि एक ही सेंटेंस के दोनों फॉर्मेट लेके और उन दोनों ही फॉर्मेट के पैसिव बना लूंगा मैं आपके साथ, तो आपके लाइफ टाइम का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अभी जो आपके दिमाग में आ रहा था कि इसका ऐसा भी तो पैसिव कन्वर्जन हो सकता है, वो आएगा ही नहीं। आपको क्लियर है कि ये अगर इस फॉर्म में एक्टिव में होगा तो इसका ऐसा पैसिव कन्वर्जन होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में होगा एक्टिव में, तो इसका पैसिव कन्वर्जन ऐसा होगा। चलो अब अपन रेड कलर से इसका पैसिव कन्वर्जन करते हैं, इन चारों का। कलर से चीजें कंफ्यूज नहीं होंगी, इसलिए वी आर पुटिंग अ बिट ऑफ स्ट्रेस ऑन कलर। शी टोल्ड अ सीक्रेट टू मी, इसका क्या बनेगा? अब देखो टोल्ड वर्ब है, इस वर्ब के तुरंत बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो टोल्ड नाम की वर्ब के जस्ट बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने रूल क्या दिया था आपको, कितना बढ़िया लॉजिकल। वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के जस्ट बाद में जो ऑब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट लास्ट में जाता है। वर्ब के जस्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या बनेगा? अ सीक्रेट, वॉज तो आएगा ही क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के चारों। वॉज टोल्ड, अब टू तो रहेगा ना, तो टोल्ड टू मी बाय हर, शी का हर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो जो आप सोच रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। लेकिन इसका एक्टिव अगर इस फॉर्मेट में होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन फॉर्म में, तो ये ऐसा बनेगा। अगर इसका एक्टिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो इसका पैसिव ऐसे बनेगा। क्लियर, एकदम क्लियर। चलो देखिए, वो चॉकलेट टू हिम, गिव के तुरंत बाद अ चॉकलेट है, तो अ चॉकलेट से शुरू होगा इसका पैसिव। अ चॉकलेट वॉज गिवन टू हिम बाय देखा देम, ये पैसिव। चलो भाई, फिर राम डिलीवर्ड अ बुक टू हर, तो डिलीवर्ड वर्ब के बाद तुरंत बाद है अ बुक, तो अ बुक वॉज डिलीवर्ड टू हर बाय राम, ये पैसिव। लास्ट एक्सप्लेन के जस्ट बाद है द फिनोमिना, वर्ब के जस्ट बाद, तो ये द फिनोमिना से शुरू होगा। द फिनोमिनन यानी घटना, घटनाक्रम, प्रिंसिपल, द फिनोमिनन वॉज एक्सप्लेन्ड टू हिम बाय पुष्पा। एक चीज बच्चे और याद रख लो, आपके मन में अगर ये प्रश्न आ रहा हो, बिल्कुल आ रहा होगा, मुझे तो पता ही है क्या प्रश्न पूछ सकते हो आप मैक्स टू मैक्स, कि सर इसको ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अ सीक्रेट वॉज टोल्ड बाय हर टू मी, पहले बाय हर कर दो फिर टू मी कर दो। ऐसे अ चॉकलेट वॉज गिवन बाय देम टू हिम, अ बुक वॉज डिलीवर्ड बाय राम टू हर, द फिनोमिनन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय पुष्पा टू हिम। ये ग्रामेटिकली गलत है, इसका सिंटैक्स गलत बोल रहे हो आप। हमेशा पैसिव कन्वर्जन में बाय लगा के सब्जेक्ट सबसे लास्ट में जाता है, ठीक।
सबसे लास्ट में, मतलब इन सभी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में। फिर और भी कुछ हो, सिंस फॉर के बाद और कुछ हो तो वो फिर उसके बाद जाएगा, ठीक। लेकिन इतने में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जब इन इतनों को लेके जब हम इसका कन्वर्जन पैसिव में करते हैं तो फिर जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो सबसे लास्ट में आता है, बाय और फिर सब्जेक्ट, ठीक। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब उसके पहले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जितने भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो वो पहले आएगा और आखिरी में बाय प्लस सब्जेक्ट। इसलिए ये जो बनाया है कन्वर्जन ये परफेक्ट। जिन लोगों ने मेरे साथ कॉपी में ये किया है उन लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाए तो मन में सेटिस्फेक्शन बहुत आता है, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं अपन लोग कि कुछ सेंटेंसेस में आपको दूं और फिर आप उन सेंटेंसेस का कन्वर्जन करो पैसिव में आज, और कल मैं फिर उनको शुरू में आने के बाद सबसे पहले उन सेंटेंसेस का क्या करूँगा, मैं वो सेंटेंसेस आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। कर लें ऐसा, चलो कर लेते हैं। थोड़ा सा एक होमवर्क हो जाएगा मेरा आपके लिए। चलो अब 5 सेंटेंसेस देता हूँ, आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। शी गिफ्टेड हिम a watch. They revealed the news to him. तीसरा, Raj made him a cup of coffee. Arjun served her the breakfast. ब्रेकफास्ट नहीं है ना, ब्रेकफास्ट। प्रोनाउंसिएशन क्लियर, अपने बच्चे का प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट का। अर्जुन सर्व्ड हर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। स्पेलिंग में फास्ट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज ब्रेकफास्ट। 4 ही बहुत है। आपको करना क्या है ना, एक्सरसाइजेज है ये, आज का होमवर्क है मेरा, कंपलसरी है, कर लेना, नहीं करोगे तो खुद ही पछताओगे, मेरा कुछ भी नहीं जाना है। करना क्या है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं 12। पूछो कैसे। आपको बनाना है इसी का, ये एक्टिव वॉइस में सारे, ये एक्टिव, ये एक्टिव, ये एक्टिव, ये एक्टिव। आपको बनाना है इसका एक और एक्टिव फॉर्म जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनाना है। जैसे कि शी गिफ्टेड हिम अ वॉच, तो इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनेगा शी गिफ्टेड अ वॉच टू हिम, और ये दोनों एक्टिव होंगे, और फिर इन दोनों का पैसिव। अब जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दिया है तो इसका आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बनाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वाला बनाना है, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इन दोनों में भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वाला बनाना है। तो जो दिया हुआ है उसका दूसरा वाला फॉर्मेट बनाना है। तो कितने हो जाएंगे, एक्टिव 1, एक्टिव 2, एक्टिव 3, एक्टिव 4। तो 4 तो एक्टिव हो गए, और फिर 1 2 2 पैसिव, फिर इन दोनों के पैसिव 2, फिर इन दोनों के पैसिव, और इन दोनों के पैसिव, तो 8 पैसिव हो जाएंगे। तो ये 8 + 4 12। तो ये 12 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। दुनिया की कोई ताकत आपका हाथ नहीं पकड़ सकती इस कंसेप्ट में, और फिर जैसे जैसे सारी कंसेप्ट हो जाएगी एक्टिव पैसिव वॉइस के बादशाह बन जाओगे, ठीक। लैंग्वेज की किंग। चलो आज हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा, बहुत कंसेप्चुअल पढ़ा, आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आप और मैं मिलकर साथ में करते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।